बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस के बारे में। ओके, सो इन्हें बेसिकली हम नेमेटोड्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एस्केलमेंथिस कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म्स, ठीक है ना। एस्केलमेंथिस को बेसिकली हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं बिकॉज ये राउंडेड स्ट्रक्चर रखते हैं। ओके, एंड आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट यानी कि ज्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं अर्थ पे, ठीक है ना। सो दे फाउंड एवरीवेयर, ये जहां का पाए जाते हैं, ये बेसिकली समंदर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके, so roundworms have a varied mode of existence from free living scavengers to predators and parasitic on animals and plants, ठीक है ना। अब बेसिकली कुछ राउंडवॉर्म्स जो है ना वो फ्री लिविंग होते हैं, वो पैरासाइटिक नहीं होते। कुछ राउंडवॉर्म्स जो है ना वो स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है ना, उसको खाते हैं। कुछ जो राउंड वॉर्म्स है वो बेसिकली प्रेडेटर्स होते हैं, यानी कि वो शिकार करते हैं। कुछ जो होते हैं ना वो बेसिकली पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है ना। और उन पैरासाइटिक राउंड वॉर्म्स का जो होस्ट होता है ना वो एनिमल भी हो सकता है और प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। So most are microscopic but some parasitic form reaches a meter in length, ठीक है ना। काफी सारे जो राउंड वॉर्म्स होते हैं ना वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, काफी छोटे होते हैं। लेकिन कुछ जो पैरासाइटिक राउंड वॉर्म्स होते हैं ना उनकी जो लेंथ है that is around 1 मीटर, ठीक है। एंड दे हैव लॉन्ग बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है ना। ये बेसिकली बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हम इन्हें राइट एंड लेफ्ट हाफ में, राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो एम्ब्रियोलॉजिकली जब स्पर्म्स और एग्स इन्हीं राउंड वॉर्म्स के जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जब एम्ब्रियो बनता है ना इन एस्केलमेंथिस का, सो उस एम्ब्रियो के अंदर एंडोडर्म भी पाया जाता है, एक्टोडर्म भी पाया जाता है और मेसोडर्म भी पाया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, hence they are the triploblastic and they having the pseudocoelomate, ठीक है ना। सो बेसिकली इनके मीजोडर्म के अंदर एक कैविटी भी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं सूडोसिलोमेट, ठीक है ना। ये एक फॉल्स कैविटी होती है। एंड दे आर द सिलिंड्रिकल बॉडीज, ठीक है ना। इनकी बॉडी ऐसे सिलिंड्रिकल होती है एंड विथ पॉइंटेड एंड्स, ठीक है ना। इनके जो एंड्स होते हैं ना वो दोनों वो बेसिकली पॉइंटेड होते हैं। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज दिस इज द एस्केलमेंथिस, ये बेसिकली एस्केलमेंथिस है। सो इसके आप ये जो दोनों एंड देख रहे हो ना, ये एंड भी पॉइंटेड है, शार्प है, और ये वाला एंड भी क्या है, पॉइंटेड है, शार्प है, ठीक है। और बेसिकली इन्हीं राउंड वॉर्म्स के अंदर मसल्स भी पाए जाते हैं, खास करके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है ना। इनके अंदर बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऐसे, सो ऐसे बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। सो मसल्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, ये हम सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो बहरहाल इन नेमेटोड्स के पास लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं और ये मसल्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थ्रेशिंग मोशन होती है, ठीक है ना। थ्रेशिंग यानी कि वायोलेंट, शार्प, ठीक है ना। सो जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो बेसिकली इनके अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है और ये एस्केलमेंथिस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ओके। सो राउंड वॉर्म्स जो है ना ये बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इनके जो सेक्सेस है ना ये यानी कि सेपरेट है, यानी कि ये बेसिकली हर्माफ्रोडाइट नहीं है। सो बेसिकली मेल राउंड वॉर्म अलग होता है और फीमेल राउंड वॉर्म अलग होता है, ठीक है। इन मोस्ट स्पीशीज फीमेल जनरली लार्जर देन मेल्स, ठीक है ना। काफी सारे जो स्पीशीज है ना एस्केलमेंथिस के, सो जो फीमेल्स होती हैं वो बेसिकली लार्जर होती हैं देन द मेल्स, और जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो इंटरनल होती है, यानी कि जो मेल राउंड वॉर्म है ना वो बेसिकली फीमेल राउंड वॉर्म की बॉडी के अंदर अपने स्पर्म्स जो है ना वो खारिज करता है, ठीक है। सो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल जो है ना वो फीमेल बॉडी के अंदर बेसिकली अपने स्पर्म्स ट्रांसमिट करता है। सो एस्केलमेंथिस के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और कुछ एग्जांपल्स हैं एस्केलमेंथिस के, जस्ट लाइक एस्केरिस, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, सो दीज आर द एस्केरिस, मेल एंड फीमेल एस्केरिस, and second we have the encyclostoma, and third we have the Wucheria. Okay, so these are three are the examples of the Aschelmanthus. So now let's talk about the evolutionary adaptation of the Aschelmanthus. So first talk about the digestion. So a tubular gut running from mouth to anus. अब basically इनके पास एक proper gut होता है, proper digestive tube होती है, ठीक है। So suppose ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारे पास कोई राउंड वॉर्म है, ठीक है ना। और सपोज ये बेसिकली इसका माउथ है, यहाँ पे बेसिकली इसका माउथ है और ये यहाँ पे बेसिकली इसका एनस है, ठीक है ना। सो ये क्या है, दिस इज द एनस, और ये क्या है, दिस इज द माउथ। सो माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब होता है जिसे बेसिकली हम कहेंगे डाइजेस्टिव
ट्यूब, ठीक है। सो इनके पास बेसिकली एक प्रॉपर ट्यूब होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के दो टाइप्स हैं, नंबर वन इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फर्क क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग्स हो, एक माउथ और दूसरा एनस, ठीक है। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो कि जिसमें कोई भी एनस ना हो, सिर्फ और सिर्फ माउथ हो, ठीक है ना। सो बेसिकली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ फूड, सो फूड इस माउथ से दाखिल होगा और ये बेसिकली एनस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फूड माउथ के अंदर गया और माउथ से ही बाहर आया, ठीक है। सो इसे बेसिकली हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई भी एनस मौजूद नहीं होता, ठीक है ना। सो जो इंजेशन और एजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो बेसिकली माउथ के थ्रू ही होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन। सो द डिफ्यूजन sufficient for gases exchange and has no respiratory system। अब बेसिकली राउंड वर्म्स के अंदर कोई पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, ना इनके पास कोई लंग्स होते हैं। जस्ट डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज एक्सचेंज जो है ना, वो होती है बिटवीन द सेल्स ऑफ राउंड वर्म्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज दिस इज अ राउंड वर्म, ठीक है ना, ये बेसिकली राउंड वर्म है और इसकी बॉडी में ये काफी सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द सेल्स, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में क्या है? काफी सारी ऑक्सीजन है। सो डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इस एनवायरनमेंट से इन सेल्स के अंदर जाएगी, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन सेल्स के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू इन्हीं सेल से एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो डिफ्यूजन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ओके। सो देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड अब इनके पास कोई पार्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता और इनके पास बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज ये बेसिकली मौजूद हो, सो इनके अंदर कोई पार्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता, ठीक है। So let's talk about the excretion. So the excretory system consists of two canals which run down the length of the worm, ठीक है ना। अब बेसिकली इनके पास दो excretory ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे बना रखा है। सो दिस इज द राउंड वर्म, ये बेसिकली क्या है? दिस इज द राउंड वर्म, ये जो ब्लैक से देख रहे हो, और ये जो मैंने रेड से दो ट्यूब्स बना के रखी है ना, दीज टू आर द एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं जो कि माउथ से लेके, जो कि एक एंड से लेके दूसरी एंड तक क्या हो रही हैं? ट्रांसमिट हो रही हैं, ठीक है। देन वी हैव द नर्वस सिस्टम। सो इनके पास भी बेसिकली गेंगलिया होता है, ठीक है ना, जो कि वर्क करता है एज अ सिंपल ब्रेन। ऑल्दो इनके पास कोई पार्टिकुलर ब्रेन नहीं होता, बस इनके पास गेंगलिया होती है, ठीक है। और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू होते होते वो बेसिकली गेंगलियन के पास जाती है, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है? सेंसरी सिस्टम, पेरिफेरी सिस्टम, ये हम सेकेंड ईयर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना समझ लें। तो सपोज ये मैं ह्यूमन बींग बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया एक ह्यूमन बींग, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर चारों तरफ हर जगह पे बेसिकली न्यूरॉन्स जो है ना, वो मौजूद होते हैं। हमारे पैरों के ऊपर भी, हमारे हाथों के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, जहां कहां बेसिकली न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि हमें कोई टच करता है ना, सपोज किसी बंदे ने मुझे यहाँ पे, मेरे आर्म पे किसी ने टच किया, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन को सेंस करता है और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ना, इस टच की, वो ब्रेन के पास लेके जाता है, ठीक है। फिर ब्रेन से बेसिकली मोटर न्यूरॉन आता है और ये इस पार्टिकुलर एरिया पे बेसिकली टच सेंसेशन कॉज करवाता है, ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसको सेकेंड ईयर के अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में काफी सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है? टच हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, ठीक है ना। ये तमाम की तमाम बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सपोज किसी बंदे ने मुझे यहाँ पे टच किया, सो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है ना, वो यहाँ से होते होते मेरे ब्रेन के पास गई, फिर ब्रेन से बेसिकली मोटर न्यूरॉन आया और इस जगह पे जिस बंदे ने मुझे टच किया था, जिस पॉइंट पे मुझे टच किया था, उस पॉइंट पे बेसिकली ये मुझे एक फीलिंग देगा सेंसेशन की, ठीक है। सो अभी अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इट्स ओके, इसको हम सेकंड ईयर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो अल्टीमेटली इस गैंग्लियन के पास जाती है जो कि वर्क कर रहा है एज अ सिंपल ब्रेन, ठीक है।
सो नेमेटोड्स आर एसेंशियल इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, बेसिकली जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है ना वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर और फिर ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, सो उससे बेसिकली हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है, बेसिकली सपोज दिस इज द प्लांट, ठीक है ना, ये एक प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं काफी सारे, और ये बेसिकली इसका लीव है, ठीक है ना, ये मैंने रफ प्लांट बना दिया है। एंड ये बेसिकली जमीन है, ठीक है ना, ये बेसिकली जमीन है। अब जमीन के अंदर क्या है कि ये हमारा है राउंड वॉर्म, ठीक है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ ना दिस इज द राउंड वॉर्म। अब ये राउंड वॉर्म क्या करेगा कि इस जमीन के अंदर जो मरे हुए बैक्टीरियाज और मरे हुए फंगाई है ना, इन्हीं मरे हुए बैक्टीरियाज और मरे हुए फंगाई को खाएगा, और इन्हीं मरे हुए बैक्टीरिया और फंगाई के अंदर बेसिकली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा कि इन्हीं मरे हुए फंगाई और बैक्टीरिया को खाने के बाद क्या करेगा कि ये अपने एनस में से अमोनिया जो है ना वो बेसिकली रिलीज करेगा, ठीक है, अपने एनएस में से अमोनिया रिलीज करेगा, एंड अमोनिया इज वंस अगेन अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और फिर ये प्लांट की रूट्स क्या करेंगे, इन्हीं अमोनिया को इस्तेमाल करेंगी, ठीक है ना, फॉर देयर ग्रोथ। सो बेसिकली हुआ क्या कि नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ना वो इन्वायरमेंट से इस ऑर्गेनिज्म के अंदर गए, फिर इस ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट की तरफ आए, ठीक है। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉर रेगुलेटिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि कुछ जो राउंड वर्म्स होते हैं ना वो स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। सो जो डेड ऑर्गेनिज्म है ना डेट इज द ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज उसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सो वो उस डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, उसको खाएगा, ठीक है। सो वन स्पीशीज ऑफ नेमाटोड, अच्छा एक स्पीशी ऐसी भी है नेमाटोड की, वो क्या करती है कि जो मॉस्किटो का जो लार्वा है ना, मॉस्किटो का जो लार्वा, उस मॉस्किटो के लार्वे को बेसिकली ये खा जाती है, ठीक है। सो देयर आर अराउंड 60 बिलियन नेमाटोड्स फॉर एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ, ठीक है ना, बेसिकली अर्थ पे 60 बिलियन स्पीशीज ऑफ नेमाटोड्स जो है ना वो पाई जाती हैं, ठीक है। और बार्नेस के अकॉर्डिंग, बार्नेस बेसिकली एक बंदा था, सो उसके अकॉर्डिंग 80% जो लिविंग एनिमल्स जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं वो क्या हैं, दीज आर द नेमाटोड्स, ठीक है ना। सो यानी कि 80% एनिमल्स जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं दीज आर द नेमाटोड्स इस बार्नेस के अकॉर्डिंग। So now let's talk about the importance of the Aschelmanthus. Aschelmanthus की importance क्या है? So roundworms are important as agricultural pests. ठीक है ना, ये basically काफी सारे जो roundworms है ना ये pest है। Pest basically क्या है? Pest एक ऐसा organism होता है जो कि disease cause करवाता है, ठीक है ना, या तो कोई destruction cause करवाता है, यानी कि फसलों को तबाह करता है, ठीक है। और otherwise नॉजियंस, ठीक है ना, नॉजियंस यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करे, मुसीबत काज करवाए, ट्रबल काज करवाए, ठीक है, जैसे कि या तो कोई डिसीज काज करवा दे या तो फसलों की डिस्ट्रक्शन काज करवा दे, ठीक है। सो बेसिकली राउंड वर्म्स क्या है, ये एग्रीकल्चरल पेस्ट है, ये एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, डेट अटैक द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना, ये बेसिकली प्लांट के रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं और प्लांट की रूट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। सो द ह्यूमन सर्व एज होस्ट फॉर 50 स्पीशीज। अब 50 स्पीशीज जो है ना निमाटोड्स की वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी रह सकती हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो निमाटोड्स है ना, कुछ निमाटोड्स की स्पीशीज मॉस्किटोज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, कुछ निमाटोड की स्पीशीज जो है ना वो रोडेंट्स को, रोडेंट्स बेसिकली क्या है, ये मैमल्स हैं, ठीक है। रोडेंट्स क्या है, ये बेसिकली मैमल्स है, ये हम फाइलम कोर्डेटा के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ जो स्पीशीज है ना नेमाटोड्स की वो बेसिकली वीड्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है ना। वीड्स क्या है, ये एक डेंजरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ओके।